हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एटम्स फ्रॉम क्लास 12th। और आज हम इस सेशन के अंदर इस चैप्टर के PYQ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी सीरीज़ में हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स के PYQ डिस्कस कर लिए। मेक श्योर आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ को चेकआउट करें और फिर आप प्रोसीड करें एटम्स की ओर, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो सके इस चैप्टर को किस तरीके से करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा हुआ है, व्हेन इज द हाइड्रोजन अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑब्टेन। देखिए, बात हमें पता है कि हाइड्रोजन के केस में उनका एक एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है और उसके भी बहुत सारे सीरीज होते हैं, जैसे कि लेमन, पास्चन, पीफन, ब्रैकेट, बाल्मर। तो आपसे पूछा हुआ है कि आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर बाल्मर सीरीज में हाइड्रोजन अल्फा लाइन कब दिखेगा, राइट? इसके बारे में आपसे पूछा हुआ है, तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने ये एक पिक्चर है जहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जब कभी भी कोई स्पेक्ट्रम क्रिएट होती है तो उसके अंदर इतने सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं में से एक रीजन्स के बारे में आपसे पूछा हुआ है इन द केस ऑफ हाइड्रोजन अल्फा लाइन, राइट? तो आइए सबसे पहले आंसर समझे। हाइड्रोजन अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑब्टेन इन विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन के अंदर आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है हाइड्रोजन अल्फा लाइन, वो भी बाल्मर सीरीज के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से बाल्मर सीरीज के वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे म्यू की, म्यू जो कि फ्रीक्वेंसी होता है, उसका फॉर्मूला होता है R मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई N1 का स्क्वायर। N1 यहाँ पे वो स्टेज है जहाँ से एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, और 2 जो है ये आपका फिक्स्ड रहेगा। अब मान लीजिए कि Ni यहाँ पे वो वैल्यू है जहाँ पे वो एक्साइट होके चला जाता है, यानी कि 2 से शुरू होगा और फिर वो एक्साइट होके इन स्टेजेस पे जाएगा, और यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है वो 3, 4, 5, 6 ऐसे बिलोंग करती रहेंगी। तो ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला हो गया, बट बेसिक आंसर जो था वो था विजिबल रीजन, जहाँ पे हमें हाइड्रोजन अल्फा लाइन बाल्मर सीरीज के अंदर मिलता है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ से बोला हुआ है डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी K is bombarded on a thin gold foil. The distance of the closest approach is R. What will be the distance of the closest approach of an alpha particle of double the kinetic energy? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले पार्ट में पूछा हुआ है कि क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखिए, अगर हम बात करें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, तो यहाँ पे लिखा गया है इट इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एट विच द होल ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ये होता है एक एटम, और एटम के अंदर होता है ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के पास अप्रोच करने वाला वो चार्ज पार्टिकल, उसका सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ही यहाँ पे कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखिए, लाइन बाय लाइन समझते हैं कि ये वो डिस्टेंस है किसी भी चार्ज पार्टिकल का सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से। तो इस न्यूक्लियस के अगर सेंटर की मैं बात करूँ तो आपको मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखाता हूँ इसका सेंटर। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर से सबसे करीब का जो डिस्टेंस होगा ना, वो कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। हालांकि मैंने इसको बिल्कुल करीब बना दिया है, बट ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल आया तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा रेपल तो करेगा ही, ठीक है। तो रेपल्सन के कारण वो इतना क्लोज जाता नहीं है, मगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज जा पाए ना, उसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और होता क्या उस वक्त, एट विच द होल ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल है, अप्रोच कर रहा है इस न्यूक्लियस को, तो उस वक्त उसके पास होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, राइट? अब बात है कि भाई क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो जो भी करीब का दूरी है ना, अब इस डायग्राम से इसको अच्छे से समझिए। मान लीजिए हमारे पास अगेन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, और जो भी चार्ज पार्टिकल आ रहा होगा वो टच तो नहीं करता, मगर जितना करीब हो सके उतना करीब रहने की कोशिश करता है। तो यही आपसे पूछा हुआ है कि वो डिस्टेंस होगा क्या। तो जब मैं R की बात करूँगा तो R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता है, यानी कि Z क्या है, E क्या है और K क्या है। वेर जब हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में पहुंचेंगे तो वहाँ बोला हुआ है कि K को अगर आप डबल कर दोगे तो होगा क्या। जब आप K को डबल कर दोगे, आप यहाँ पे देखो K और R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो अगर K को डबल कर दोगे तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे R जो है वो हाफ हो जाएगा। और आप यहाँ पे एक अप्रोच देखिए, लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट जो है वो केवल R/2 लिखता है विदाउट मेंशनिंग दिस फॉर्मूला, तो फिर उसको जो है फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। और ये CBSE 2017 का क्वेश्चन है।
ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आपसे बोला हुआ है कि राइट टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या लिमिटेशंस थी, यानी कि कौन कौन सी वो बातें हैं जो रदरफोर्ड प्रूव नहीं कर पाए थे। तो इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट करता है न्यूक्लियस का, वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएट कर रहा होता है एनर्जी ड्यू टू द एक्सेलरेशन, हेंस एटम विल नॉट रिमेन्स स्टेबल। अब आप सोच के देखिए, इनका ये कहना था कि हमारे पास ये एक शेल होता है और इस शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रेडिएट कर रहे होते हैं एनर्जी, क्योंकि जब ये लगातार एक्सेलरेट करेंगे तो फिर एनर्जी भी रेडिएट करेंगे। अब इनका ये कहना है कि ड्यू टू एक्सेलरेशन हेंस एटम विल नॉट रिमेन स्टेबल। तो आप सोच के देखिए कि लगातार जब ये एनर्जी रेडिएट करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि एनर्जी जो है वो इनकी ख़त्म हो जाएगी और फिर ये जाके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, क्योंकि इनका जो मॉडल था वो स्पायरल मॉडल की तरह था। तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को तो गिरना ही था एनर्जी खत्म होने के बाद, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो ये एटम पूरा स्टेबल होगा ही नहीं। बट ये जो है ये गलत बात है, ऐसा होता नहीं है, यही लिमिटेशन में काउंट किया गया। नेक्स्ट है कि एज इलेक्ट्रॉन स्पाइरल टुवर्ड्स इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, देयरफॉर इट विल एमिट अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसा इनका कहना था कि लगातार जो है इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल पाथ के अलोंग मूव करते हैं, तो फिर इनकी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी भी बार बार बदलनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इट विल एमिट अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, फिर तो इनको लगातार स्पेक्ट्रम एमिट करना चाहिए। बट होता नहीं है, ऐसा है कभी नहीं होता कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो एमिट हो, बल्कि एक लाइन स्पेक्ट्रम निकलती है अगर आप किसी एटम की बात करें, खासकर हाइड्रोजन के केस में। तो कॉन्टिन्यूअस का तो कोई कंसिडरेशन भी नहीं था। तो ये दो खास लिमिटेशंस हो गई। ये सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2017 का अगेन क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहां आपसे बोला हुआ है कि ग्राउंड स्टेट energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. If an electron make a transitions from an energy level of minus 1.5 electron volt to minus 3.4 electron volt, calculate the wavelength of spectral line emitted and the series of hydrogen spectrum to which it belong. तो आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, समझ लिया होगा। सिंपल सी बात यह है कि जो ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन एटम का वो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, और आपसे बोला हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में, तो आपको बताना है कि उस दौरान जो भी वो वेवलेंथ क्रिएट करेगा, क्योंकि एक स्पेक्ट्रम तो बनाएगा ही बनाएगा, और उस वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी। तो आप समझ के देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से ना ये हाइड्रोजन के शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलता है, और जब जा रहा होता है तो एक ना सीरीज क्रिएट करता है, एक स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है। वो किस वेवलेंथ की है ये पूछा हुआ है आपसे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले आप एनर्जी डिफरेंस निकालिए। देखिए वो जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो आप एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप इस तरीके से, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, यहाँ से एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो एनर्जी डिफरेंस आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको कि आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या करते हैं जूल में कन्वर्ट करने के लिए, 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इससे वो जूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम निकालेंगे एनर्जी। सबको पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एच म्यू। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे E इज इक्वल्स टू एच म्यू, जहाँ पे फिर म्यू को हमने रिप्लेस कर दिया है C बाई लैम्डा से, और हमारे पास h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है, और एनर्जी, यहाँ से एनर्जी भी आपने निकाल लिया। इस एनर्जी की मदद से आप यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं, और वो लैम्डा निकल के कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा, विच इज़ इक्वल टू 6.57 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे इस चार्ट में, तो ये बाल्मर सीरीज से बिलोंग करता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये बाल्मर सीरीज के अंदर ये बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा हुआ है कि भाई ये कौन से रीजन में दिखेगा, तो ये आपको दिखेगा विजुअल रीजन में। अगर आप इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, अगर आप इस पूरे को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको विजुअल रीजन के अंदर दिखेगा। ये भी सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2017 का क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ आपसे पूछा हुआ है कि डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, ये बताना है आपको, और फिर आपसे बोला हुआ है कि किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी बदल जाएगी जब इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में रिप्लेस कर दिए जाएंगे एक पार्टिकल के द्वारा जिसका मास 200 गुना ज़्यादा होगा उस इलेक्ट्रॉन से, लेकिन चार्ज उनका सेम होगा। और फिर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी आपके सामने ये दी हुई है, राइट। ये सेंटर में जो पूछा गया था ना पेपर, उसके अंदर 2016 में ये सवाल आया था। समझ गए इस बात को। चलिए अब सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, तो जो मिनिमम एनर्जी आपको ज़रूरत पड़ती है ताकि आप अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सके किसी भी एटम के अंदर से। मान लीजिए कि ये एटम का ये शेल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसको बाहर की ओर निकालना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं, तो कुछ एनर्जी आप प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे, एक्सटर्नल एनर्जी। उस एनर्जी की वैल्यू जो होती है वही आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्यों कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये इसको एटम से आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट।
अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप रिप्लेस कर देते हो किसी पार्टिकल के द्वारा जिसका मास जो है वो 200 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए ज़्यादा कुछ फ़र्क आएगा नहीं, बस आपने यहाँ पे फॉर्मूला नोटिस करना है जहाँ पे लिखा हुआ है E0 इज इक्वल्स टू me⁴ डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई ε0² h², राइट। अब आप यहाँ पे इन सब चीज़ को भूल जाएं, बस यहाँ नोटिस करें कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। अगर मास आपने 200 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है फिर आपकी एनर्जी भी 200 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको करके लाने हैं, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको डिफाइन करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर 1 आपको डिफाइन करना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नंबर 2 आपको बताना है कि स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या होता है। तो आप इसे एज ए क्वेश्चन भी बना लीजिए कि डिफाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड डिफाइन स्पेक्ट्रल सीरीज़। इन दोनों क्वेश्चंस का डिटेल आंसर लिख के लाना है आपको, ऐसा लिखना है जैसे कि 5 मार्क्स में अपीयर हो रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।